हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में सेट नंबर 16 को। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 15 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 0 पहले चतुर्थांश में कोण तो साइन क्यू थीटा प्लस का 3 cos क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान दिया है 0। यहाँ से साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, इस कॉस थीटा को इधर लेकर ट्रांसफर किए, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में इधर बच जाएगा 1। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर में होता है tan थीटा। इनके यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में 1। तो 1 का मान कितना होता है tan थीटा में, यह होता है tan 45 डिग्री का मान। यहाँ से हो जाएगा हमारा tan थीटा बराबर में 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री। यहाँ से tan से tan कैंसिल आउट, थीटा का माना गया 45 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कि साइन क्यू थीटा और प्लस का 3 cos क्यू थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1/√2, क्योंकि 1/√2 का होल क्यू प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू का cos 45 का भी मान होता है 1/√2। यहाँ से हो जाएगा 1/√2 के पावर क्यू, तो ये हो जाएगा 1/√2 के पावर क्यू, यानी कि यहाँ से जाएगा 1/2√2 और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये 1/√2 का क्यू, यानी कि 1/2 ठीक है। ये गुना में यहाँ से 2√2 एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 2√2 जब एलसीएम हो जाएगा यहाँ से जाएगा 1 प्लस का ये 3, यानी कि 4/2√2 ये कर जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 2/√2। तो √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2√2 और बटा में नीचे का 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली हमारा आ गया √2। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 450 यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया। पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे और 20 नए यात्री चढ़े। दूसरे स्टॉप पर उस समय मौजूद यात्रियों का 1/6 यात्री नीचे उतरे और 19 नए यात्री चढ़े। तो तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी कितने यात्रियों के साथ पहुंची। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि टोटल यात्रियों की संख्या जो है वो है 450। कि टोटल कितना है यात्री, वो है 450, ठीक है। जिसमें कि पहले स्टॉप पर उनमें से 1/9 यात्री नीचे उतरे, क्योंकि 450 का अगर 1/9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 450 का 1/9, ये हो जाएगा 50, इनकी 50 नए यात्री उतरे और फिर चढ़े कितना, फिर चढ़े 20 यात्री नए। इनकी यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 20 यात्री करेंगे चढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि एक्चुअली में वहाँ से उतरे हैं 30 यात्री। यहाँ से 30 यात्री अगर उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420, ठीक है। और 420 से आगे बोल रहा है कि दूसरे स्टॉप पर उस मौजूद यात्री का 1/6 यात्री नीचे उतरे, क्योंकि 420 का 1/6 यात्री नीचे उतरे, तो 420 का 1/6 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 70। 70 यात्री तो नीचे उतरे और चढ़े कितना है, चढ़े हैं 19 यात्री नए। यहाँ से घटा लेंगे माइनस का 19, तो ये हो जाएगा 19 और 1 20 और 50 70, इनके 51 यात्री एक्चुअली में उतरे हैं। यहाँ से निकाल लेंगे 420 माइनस का 51, तो ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 और ये 11 में से 5 जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3 के 369 यात्री जो शेष बच गए हैं। तो इसी यात्री को जो रेल जो पहुंची है वो तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी पहुंची है। इनके हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये तीसरे स्टॉप पर रेलगाड़ी पहुंची है 369 यात्रियों को लेकर। अगला प्रश्न है, 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 2 तथा 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ से ऐसे पूछा है, यहाँ से दिया है 2 के पावर 4 गुने में 3 के पावर 4 गुने में 5 के पावर 3 और गुने में 7 के पावर 2 और एक और दिया है 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 6 गुने 5 के पावर 5। तो दोस्तों यहाँ से एसीएफ पूछा है, एसीएफ बराबर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में
कॉमन हो। तो दोस्तों कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 2 के पावर 2 है और यहाँ पर 2 के पावर 4 है, यानी कि यहाँ से कॉमन जो है वो है 2 के पावर 2, ठीक है। गुने में यहाँ पर 3 के पावर 6, लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 4, तो 3 के पावर 4 यहाँ पर से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 के पावर 4 और यहाँ पर बच जाएगा 3 के पावर 2, यानी कि 3 के पावर 4 कॉमन हो सकता है। यहाँ पर है 5 के पावर 5 और यहाँ पर 5 के पावर 3, कि 5 में से 3 कॉमन हो सकता है, इनकी यहाँ से हो जाएगा गुने का 5 के पावर 3, इनके सिर्फ हमारा आ गया 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 और गुने 5 के पावर 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, होम डेकोर शॉप में हर वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है। यदि एक सोफा सेट 23,400 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर अर्जित लाभ ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि हर अंकित मूल्य का वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा जाता है। यहाँ से एमपी कितना हो जाएगा, एमपी जो रखा जा रहा है वो क्रय मूल्य का 30% अधिक रखा जा रहा है। मान लीजिए क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपया, यहाँ से एमपी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 30 ज्यादा, यानी कि 130 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से दिया है कि मालिक प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ से 10% की छूट प्रदान करता है और वो बेच देता है। 130 का अगर 10% निकालेंगे तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13, क्योंकि 13 रुपये इस पर छूट दे रहा है। 13 रुपये घटा देंगे तो 13 7 20 और 10 30 है, और ये 117, और इसी 117 का जो मान दिया है वह दिया है दोस्तों कितना, एक सोफा सेट को 23,400 रुपये में बेचा जाता है, 23,400 में बेचा जाता है। यहाँ से हो जाएगा 117 बराबर में 23,400, तो ये दोस्तों हो जाएगा एक बराबर में 23,400 और बटे में हो जाएगा 117, ठीक है। तो ये दोस्तों कट जाएगा 2 बार में, यानी कि एक बराबर में आ गया 200। जैसे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 गुने का 200, यानी कि ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। यहाँ से कोई वस्तु खरीद रहा है 20,000 में और बेच रहा है दोस्तों कितना, बेच रहा है 23,400 में, क्योंकि उसको कितना का लाभ हो रहा है, उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 23,400 और माइनस कितना में खरीद रहा है, वो खरीद रहा है 20,000 में, उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 3400 रुपये का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरल करें। यहाँ से दिया है 1800 भागा 10, 1800 भागा का दिया है 10, उसके बाद मझिला कोष्ठ 45 भागा का छोटा कोष्ठ 17 माइनस का 2, फिर दिया है यहाँ से मझिला कोष्ठ 1 गुना 2 और प्लस का, फिर मझिला कोष्ठ माइनस का 2, फिर छोटा कोष्ठ 1 प्लस का 2, फिर मझिला कोष्ठ 1, यहाँ से तोड़ेंगे पहले हम छोटा कोष्ठ का, 2 और 1 3, तो 3 दूनी 6, इसका आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पर इसको अगर तोड़ेंगे तो 17 माइनस 2 इनकी 15 और 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा 3 और ये गुने का 2, इनके यहाँ से ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा प्लस का 6, यहाँ से यहाँ तक का मान, ठीक है। और ये पूरा माना गया माइनस का 6, तो प्लस का 6 माइनस का 6, ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर जब आ गया 0 तो 0 में अगर इस सबसे गुना करेंगे तो सभी का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के बाद 26,400 रुपया हो जाती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के बाद 26,400 रुपया हो जाती है, यानी एक वर्ष कितना है इसका रेट, वो है 5%, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 2 वर्ष के बाद जो इसका हो जाएगा ये हो जाएगा 5%, यानी कि 10% इसका रेट हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। यहाँ से मान लीजिए इसका जो मूलधन था वो था 100 रुपया, तो यहाँ से कितना बढ़ जा रहा है, 2 वर्ष के बाद 10% बढ़ जा रहा है, देखिए ये हो जा रहा है 100 और प्लस 100 का 10%, तो ये हो जा रहा है दोस्तों कितना, ये बढ़ जा रहा है 10 रुपया अधिक, यानी कि 110 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ से 110 का मान जो दिया है वो दोस्तों कितना दिया, 2 वर्ष के बाद 26,400 रुपया हो जाती है। 110 का मान दिया है 26,400, ये दोस्तों कट जाएगा, 1 2 से 1 0 कैंसिल आउट, और ये 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 240 रुपया हो जा रहा है, यानी कि यहाँ से 1 का मान आ गया वो आ गया 240, तो मूलधन कितना माने, वो माने 100, इसलिए 100 पर निकाल देंगे, 100 बराबर में हो जाएगा 240 इंटू का 100, इसका मूलधन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 24,000, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग
टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि निम्न आंकड़ों का बहुलक 12 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से बहुलक बराबर दिया है 12, तो के का मान ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर में होता है कि जो ज्यादा अधिक बार संख्या रिपीट होता है वही बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ से बहुलक 12 दिया है और यहाँ पर सबसे रिपीटेड संख्या जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा 12, यानी कि यहाँ से के का मान भी हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल करें। यहाँ से दिया है 542 प्लस का 321, 542 प्लस का 321 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का दिया है 542 माइनस 321 का होल स्क्वायर, और बट्टे में दिया है 542 इंटू का 321। ठीक है, तो दोस्तों इसको तोड़ेंगे हम लोग, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है 4ab। ये दोस्तों सूत्र होता है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा इतना का मान कितना लिख सकते हैं हम लोग 4ab, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू का a का जगह पर है 542, और ये इंटू का जगह b का जगह पर 321, और बॉटम में कितना यह है 542 इंटू का 321, तो 542 इंटू 321 और 542 इंटू 321 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारा बच जाएगा केवल 4, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि 1.5 वर्ष के लिए उधार ली। उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ब्याज यदि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो पर अपने किसी दोस्त के उधार देती। इस प्रकार उसने 305 रुपये कमाए। तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ से एसआई और सीआई का अंतर जो दिया है वह दिया 305 रुपया। तो पहले हम लोग यहाँ से एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात कर लेंगे अपने अनुसार। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि उसका मूलधन जो है वह है 10,000। ठीक है, और रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10%, और टाइम दिया है वह दिया है 1.5 वर्ष। ठीक है, और ब्याज जो हो रहा है संयोजित हो रहा है अर्धवार्षिक, यानी कि 6 महीना पर। ऐसे रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा आधा, यानी कि ये हो जाएगा 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 छमाही। ठीक है, यानी कि हमको निकालना पड़ेगा 10,000 का 5%। तो 10,000 का 5% अगर 1 वर्ष के लिए निकालते साधारण ब्याज, ये हो जाएगा 10,000 का 5%। ये दोस्तों कितना आ जाएगा, डबल डबल कैंसिल होंगे 500, तो 500 1 वर्ष का होगा साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, और ये हो जाएगा तीसरे वर्ष का, और ये हो जाएगा ब्याज पर लगने वाला ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो यहाँ से ब्याज निकालेंगे 500 का 5% निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 25, फिर 25 के यहाँ से दोगुना करेंगे, आपको सिखा दिए हैं, और ये 25 का फिर निकालेंगे 5%, तो ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, तो ऐसे टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल आ जाएगा हमारा सीआई, वह ये पूरा हो जाएगा सीआई, और ये टोटल कितना हो जाएगा, ये केवल हो जाएगा एसआई, और इन दोनों का अगर हम घटाते हैं तो अंतर कितना आ जाएगा, ये हमारा केवल इतना अंतर आ जाएगा, यानी कि अंतर कितना आ जाएगा 50 और 20 75, 75 और 1 76, 76.25 आया हमारे अनुसार अंतर। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना दिया है, प्रश्न के अनुसार दिया है 305 रुपया। तो से 1 बराबर में हो जाएगा 305 बटे में हो जाएगा 76.25। तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा दोस्तों 5 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 15 5 75, 1 5 9 10, और ये 5 25, और ये 20 5 100, फिर कटाएंगे 5 के 20, और ये 5 15 0 5 25, यानी कि 305 से 305 कैंसिल आउट, 1 का मान आ गया 4। तो मूलधन कितना मान है, वो मान है 10,000। यहाँ से हो जाएगा मूलधन वो 4 गुना हो जाएगा, इसका मूलधन हो जाएगा 10,000 इंटू का 4, यानी कि इसका हो जाएगा 40,000 मूलधन। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, तो प्रत्येक लड़कों को कितना केक मिलेगा। तो यहाँ से कुल केक की मात्रा कितना है, कुल केक की जो मात्रा है वह है 1.5 kg। तो 1.5 kg को ग्राम में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1500 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 1 kg बराबर में होता है 1000 ग्राम। ठीक है,
जैसे कितना लड़के हैं, टोटल लड़कों की संख्या जो है वो है 10 और सभी को बांटना है बराबर बराबर भागों में। क्या हो जाएगा, प्रत्येक लड़के को मिला जो केक वो हो जाएगा 1500 इनकी टोटल केक की मात्रा और बट्टे में जाएगा टोटल लड़कों की संख्या इनकी बट्टे में हो जाएगा 10। ये हो जाएगा एक दूसरे की जगह कैंसिल आउट, 150 ग्राम सभी लड़के को मिला, प्रत्येक लड़के को मिला 150 ग्राम। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, रेखा ABC एक स्पर्श रेखा है जो वृत्त को बिंदु B पर स्पर्श करती है। यदि PQ समानांतर AC तथा कोण QBC बराबर में 70 डिग्री है तो कोण PBQ का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से एक तो चित्र दिया है, यह है यह चित्र हो गया, इसमें दिया है कोण QBC बराबर में 70 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा और जीवा द्वारा बनाए गए कोण जो होता है वह एकांतर कोण के बराबर होता है, इनकी कोण QBC बराबर में हो जाएगा कोण BPQ, ये 70 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, जब ये 70 डिग्री हो जाएगा तो ये दोस्तों एकांतर कोण से कोण BPQ बराबर में हो जाएगा कोण ABP, इनकी ये भी हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जो रेखा होता है वो होता है 180 डिग्री का, कि ये जो रेखा होता है ये होता है 180 डिग्री का, जिसमें कि 70 डिग्री और ये 70 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 70 140, इनकी ये बच जाएगा केवल 40 डिग्री। तो हमसे पूछा गया कोण PBQ का मान क्या होगा, तो कोण QBP का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 40 डिग्री, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार के सहारे खड़ी है और यह दीवार पर 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु को स्पर्श करती है। यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर दीवार की ओर खिसकाया जाता है तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जितना सीढ़ी की ऊपरी सिरा दीवार पर ऊपर की ओर खिसकता है। तो दोस्तों यहाँ से दिया गया कुछ सीढ़ी है 5 मीटर और वह दीवार से एक दीवार के सहारे खड़ी है, यहाँ से ये हो गया दीवार और ये हो गया सीढ़ी। इस सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 5 मीटर, ये हो गया 5 मीटर और दीवार के सहारे कितना मीटर के खड़ा है, यह है 3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु का स्पर्श करी है, यानी कि इसकी ऊंचाई दिया है 3 मीटर। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5, जिसमें कि 5 दिया है 3 दिया है, क्या मिसिंग है 4, ये टोटल दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीटर का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, यदि सीढ़ी के निचले सिरे को 2.6 मीटर की दीवार की ओर खिसकाया जाता है, लेकिन इसको जो खिसका कर दिया जा रहा है वो कर दिया जा रहा है 2.6 मीटर यहाँ पर, तो मान लो कि यहाँ तक किया जा रहा है 2.6 मीटर तक, तो यहाँ से जो ये सीढ़ी जो है वो आगे की ओर बढ़ता है तो वही इसकी लंबाई क्या होगी, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से जब 2.6 मीटर खिसकाया जाता है ये कितना हो जाएगा, ये टोटल दूरी है 4 मीटर, इसमें 2.6 खिसकाया जाता है, ये हो जाएगा 0.4 यानी कि 3 यानी 1.4 इधर हो जाएगा, 1.4 तक यहाँ तक ये दूरी आ गया और ये टोटल दूरी कितना है, सीढ़ी की लंबाई जो है वो है 5 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये पूछा है ये दूरी जो हो जाएगा ये टोटल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर प्लस का ये कितना खिसकाया जाता है उसी को ज्ञात करने की यहाँ पर हो जाएगा x मीटर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा कोण बराबर में इनकी कोण का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर में होता है लंब का स्क्वायर, इनकी 3 प्लस x का स्क्वायर और बराबर प्लस का होता है ये 1.4 इनकी आधार का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 बराबर में ये 3 प्लस x का स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही और ये हो जाएगा प्लस का 14 का स्क्वायर 196, ये हो जाएगा 1.96, इसको इधर लगाएंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस का 1.96 बराबर में 3 प्लस का x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 96 और 400 और ये 0 और ये हो जाएगा 24 में से एक जाएगा 23 यानी कि 2304 बराबर में हो जाएगा 3 प्लस x का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर लगाएंगे तो हो जाएगा वर्गमूल में, यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 23.04 बराबर में हो जाएगा 3 प्लस का x। ठीक है, 23.04 का वर्गमूल कितना होता है, ये जो होता है ये वर्गमूल होता है 48 का, यहाँ से हो जाएगा वर्गमूल 4.8 बराबर में 3 प्लस का x। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं ये 4.8 बराबर में आ गया यहाँ से 3 प्लस का x, तो 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 माइनस का 3 बराबर में x, यानी कि यहाँ से x बराबर में आ जाएगा
1.8, यानी ये सीढ़ी जो है ऊपर की खिसक रहा है, ये खिंच रहा है 1.8 मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरल करें। यहाँ से दिया है अंडर रूट का 56, अंडर रूट का दिया है 56, फिर दिया है प्लस का अंडर रूट का 185, फिर दिया है प्लस का 88 और अंडर रूट का 36 और ये दिया प्लस का 19। ठीक है, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 होता है। तो 19 और 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5, यानी कि ये हो जाएगा 88 × 5, ये हो जाएगा 8 5 40 की 0, हासिल 4, 8 5 40 और 4 44 440। और यहाँ से इसको अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 440 ऐड, तो ये हो जाएगा 5, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 4 और 5 और 1 625। 625 का वर्गमूल कितना होता है? ये होता है 25, क्योंकि यहाँ तक आ गया 25, यहाँ पर ये हो जाएगा 56 प्लस का 25, तो ये हो जाएगा 6 5 11 1, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, यानी कि 81 का हम लोगों को फाइनली वर्गमूल ज्ञात करना होगा। 81 का वर्गमूल कितना होता है? वो होता है 9, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरल करें। यहाँ से ये दिया है 12 भागा का 3 × 2 प्लस का 8 × 4 और माइनस का 4, तो ये दोस्तों हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस का 32 में से 4 जाएगा, यानी कि 28, तो 28 और 2 30। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को केवल 12 घंटे लगते हैं। तीनों नलों का उपयोग करके पुल को भरने में कितना समय लगेगा? मान लो देखो तीनों नल जो है वो ए, बी और सी है, तो ए जो नल है भर रहा है 4 दिन में, और बी जो नल है वो भर रहा है 2 दिन में, और सी जो नल है वो भर रहा है 12 घंटे में, यानी कि एक दिन का होता है 24 घंटा, तो 12 दिन के नहीं आधा का दिन, यहाँ से हो जाएगा 1/2 दिन। तो हम निकालेंगे पहले पुल का क्षमता, तो पुल का क्षमता कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ए की क्षमता कितना आ जाएगा? ए की क्षमता आ जाएगा 1, और बी की क्षमता आ जाएगा 2, और सी की क्षमता कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर कितना देर में ये भरेंगे, इसको ज्ञात करना है। जैसे तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 1 2 और 8, यानी कि 11, तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 11 यूनिट, और करना कितना है? 4 यूनिट। तो 1 बराबर हो जाएगा 4/11 दिन। ठीक है, यहाँ से दिया क्या है? यहाँ से दिया है घंटा में, यहाँ से गुना कर देंगे 24 ले, यानी कि यहाँ से जाएगा 4/11 इंटू का 24, तो हो जाएगा 24 चौके 96/11, यानी कि हो जाएगा 11 8 88 और 8 96, यानी कि 8/11 घंटा में ये तीनों इस पुल को भर देंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 2 अंकीय संख्या के अंकों का जो 9 है, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए और नई संख्या में 9 जोड़ा जाए तो नई संख्या मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो पिछले वीडियो में बतलाए थे, तो इसको बनाएंगे हम लोग केवल ऑप्शन से। ऑप्शन से बनाएंगे जी। ऑप्शन ए में अगर देखते हैं तो ऑप्शन ए में 54। ठीक है, जैसे बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो इसका योग है 9, और फिर है अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, क्योंकि 54 को लिख दिया जाए यदि 45 और नई संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, यानी कि 45 में 9 जोड़ दिया जाता है, तो ये संख्या जो हो जा रही है वह मूल संख्या के 3 गुने के बराबर हो जाएगा, यानी कि 54 का 3 गुने के बराबर हो जाना चाहिए। तो हो जाएगा 45 और 9, ये हो जाएगा 54, और ये हो जाएगा 54 गुने में 3, तो ये बराबर नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑप्शन बी में 27, 27 को अगर लिखते हैं अगर उल्टा करके तो हो जाएगा 72, और 72 में अगर 9 जोड़ देते हैं तो ये होना चाहिए 27 का 3 गुना, ये हो जाएगा 27 गुने में 3, तो ये हो जाएगा 72 और 9 81, और ये हो जाएगा 27 या 81, यानी कि LHS बराबर में आ गया RHS, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा,
तो वरुण की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि वरुण की आयु जो है उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो भी 3 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए का देखते हैं, तो ऑप्शन ए का जो है वह केवल 5, ये 3 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन बी का देखते हैं तो यह है 13, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी और डी का देखते हैं तो ऑप्शन सी में 39 इनके 3 का मल्टीपल है, और ऑप्शन डी है 15, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो आइए ऑप्शन सी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में 39 वर्ष, ये 39 वर्ष किसका है? वरुण की वर्तमान आयु है, कि वरुण की जो वर्तमान आयु हो गया 39 वर्ष, उसकी बहन की वर्तमान कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, यानी उसकी बहन क्या हो जाएगा? इसका 1/3, ये हो जाएगा 13 वर्ष। ठीक है, ये हो जाएगा उसकी सिस्टर की, और ये हो जाएगा वरुण की। ठीक है, फिर बोल रहा है कि अब से 6 वर्ष बाद, क्योंकि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 39 का 6, ये हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा 13 6 19, कि 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 होना चाहिए। यहाँ से 45 और यहाँ से 19, तो इन दोनों का गुणनफल करेंगे। यहाँ से इकाई अंक का गुणा करते हैं तो हो जाएगा 9 5 45, यहाँ से आ जाएगा इकाई अंक 5, लेकिन यहाँ पर इकाई अंक जो है वो है 231। ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर भी इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है 15 वर्ष, इनकी वरुण की उम्र जो है वो है 15 वर्ष। इसकी बहन की उम्र कितना हो जाएगा? इसकी बहन की जो उम्र हो जाएगा ये 15 का 1/3, उसकी बहन की उम्र हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, फिर बोल के 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसको कर देंगे, ये हो जाएगा वरुण का हो जाएगा 15 6 21, और इसकी सिस्टर का 5 6 11। ये जो हो जा रहा है या इन दोनों का गुणनफल 231 आना चाहिए। तो इन दोनों का अगर इकाई का गुना करते हैं तो हो जाएगा 1 एकम 1, यानी कि 1, तो गुना करते हैं इसका तो हो जाएगा 11 एकम 11 के 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23 के 231। तो यही हमारा सेटिस्फाई कर गया, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं जो ऑप्शन से भी बनाए जा सकते हैं, और ज़्यादातर बेहतर रहेगा कि ऑप्शन से ही आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको टाइम भी बचेगा और आपको एक्यूरेसी के साथ सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गोलाकार गुब्बारे में और अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर हो जाती है। तो मूल गुब्बारे और फुलाए गए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का बीमा कितना होता है? वो होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ से हमको केवल मीटर स्क्वायर यानी कि स्क्वायर निकालना पड़ेगा। यहाँ से फुलाने से पहले कितना है त्रिज्या? फुलाने से पहले जो है वो है मूल त्रिज्या, वो है 5, फुलाने के बाद कितना हो जा रहा है? यह हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कि इसका त्रिज्या हो जा रहा है 10 सेंटीमीटर। ये हो गया R1 और ये हो गया अनुपात का RT। तो हमको केवल स्क्वायर ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। मूल गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात का हो जाएगा ये फुलाए गए गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों हम लोग को केवल ज्ञात करना है स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 10 का स्क्वायर 100, तो एक हो जाएगा 25 चौके 100, 1.4 इसका हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों अनिल और आदित्य में 11:13 में के अनुपात में बांटा जाता है। तो आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि टोटल राशि जो है वो है 48,000, लेकिन अनुपात में कितना राशि है? वो है अनिल और आदित्य में, अनिल अनुपात आदित्य, इनके राशि का जो अनुपात है वो है 11:13, और टोटल राशि जो है वो है 48,000। यहाँ से कितना हो जाएगा अनुपात में राशि? यह हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 और 1 2, यानी कि 24 अनुपात में हो जाएगा। और 24 का मान दिया है 48,000, यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 2,000, 1 बराबर में हो जाएगा 2,000। तो पूछा क्या है? पूछा कि आदित्य का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो आदित्य का राशि का अनुपात कितना है? वो है 13। यहाँ से हो जाएगा 13 बराबर में 2,000 इंटू का 13 दूनी 26,000 जो हो जाएगा वो आदित्य का राशि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 2x - 1 2x के पावर 4 माइनस का 7x की प्लस का x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। कि 2x - 1 जो है वो इतना समीकरण का एक गुणनखंड है, तो दोस्तों 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से दिया है 2x के पावर 4 माइनस का 7x³ प्लस का x और प्लस का k, और इसका जो एक गुणनखंड है वो है 2x - 1। तो दोस्तों ये जब गुणनखंड हो जाएगा इस समीकरण का,
तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये 0 के बराबर। क्या हो जाएगा 2x माइनस किधर का जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का, एक x का मान हो जाएगा 1/2। तो इस x का मान भर देंगे इस समीकरण में, यहाँ से हम लोग को k का मान ज्ञात हो जाएगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा 0 के बराबर, ये हो जाएगा x बराबर में 1/2, क्योंकि 2 इंटू का 1/2 के पावर 4 माइनस का 7 इंटू का 1/2 के पावर क्यू और प्लस का 1/2 प्लस का के बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा 1/2 के पास 4 है, तो हो जाएगा 2 गुने 1/16, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 7 इंटू का 1/2 के पावर क्यू यानी कि 8, और ये हो जाएगा प्लस का 1/2 प्लस का के बराबर में 0। ये हो जाएगा दोस्तों 2 8 16, देखिए यहाँ से आ जाएगा 1/8 माइनस का 7/8 प्लस का 1/2 और प्लस का के बराबर में 0। यहाँ से 8 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 8 एलसीएम, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का ये 7 और प्लस का ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये प्लस का 8 के बराबर में 0। तो 8 को इधर का जाएंगे तो हो जाएगा 0 में, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और माइनस के साथ यानी कि माइनस का 2 प्लस का 8 के बराबर में हो जाएगा 0। तो -2 को इधर का जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि 8 के बराबर में आ जाएगा 2। के बराबर हम लिख सकते हैं 2/8, ये हो जाएगा 1/4। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है। यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का माध्य 50 है और अंतिम 11 प्रेक्षणों का माध्य 35 है, तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 21 प्रेक्षणों का मान 42 है, 21 प्रेक्षणों का जो माध्य है इनकी एवरेज जो है वो है 42। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो आ जाएगा वो हो जाएगा 42 इंटू का 21, तो ये हो जाएगा 42 से कम 42 के 2 हासिल 4 और 42 दूनी 84, 84 और 4 88 इनकी 882 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से दिया कि 21 प्रेक्षणों में से पहले 11 प्रेक्षणों का मान 50 है, यानी कि पहले 11 प्रेक्षणों का मान कितना, इनकी एवरेज कितना है वो है 50। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 इंटू का 11 यानी कि 550 और अंतिम 11 प्रेक्षणों का जो दिया है एवरेज वो दिया दोस्तों कितना, वो दिया है 35। इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 35 इंटू का 11, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5 और 11 × 33, 33 और 5 और 385। तो इन सभी को जोड़ेंगे पहले 11 का और अंतिम 11 का प्रेक्षणों का माध्य, ये हो जाएगा टोटल 5 और ये 8 है 5 13 के 3 हासिल 1 5 3 8 और 1 9 1 935। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, यहाँ से पहले 11 प्रेक्षणों का योग 550 और अंतिम 11वें प्रेक्षण का योग है 385 और इन सभी का अगर ऐड करते हैं तो वो 935। 11वें प्रेक्षणों कहीं ना कहीं हमको 2 बार जोड़ दिया गया है और यहाँ पर केवल 21 प्रेक्षणों का योग वो 882। यहाँ हो जाएगा 11वां प्रेक्षण जो हो जाएगा वो हो जाएगा 935 माइनस का हो जाएगा 882, यहाँ से आ जाएगा 53। कि 11वां प्रेक्षण जो है वो है 53 और 53 को 2 बार जोड़ दिया गया था, इसका जो आ गया था 935 882 से अधिक हो गया था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 200 मीटर की दौड़ में श्रुति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है। श्रुति तब दौड़ना शुरू करती है जब बीना 18 मीटर आगे निकल जाती है और फिर भी उसे 30 सेकंड से हरा देती है, तो बीना की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि श्रुति की जो चाल दिया है वो दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ऐसे गुना करना पड़ेगा हमको 5/18 से, ये हो जाएगा 5 के 20 बटा में 18, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा चाल वो आ जाएगा 20/18 मीटर प्रति सेकंड और दूरी कितना है, दूरी जो है वो है टोटल 200 मीटर, ठीक है। ऐसे समय ज्ञात कर लेंगे श्रुति को जो लगा समय वो हो जाएगा D/V यानी कि 200 बटा में 20 और बटे में हो जाएगा 18, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो ये कर जाएगा 10 बार में किसको समय लग रहा है, वो लग रहा है 18 इंटू का 10 यानी कि 180 सेकेंड, ठीक है। तो बीना को कितना समय लग रहा है, बीना का जो समय लग रहा है वो लग रहा है फिर भी वह उसे 30 सेकेंड से हरा देती है,
इनकी बीना को समय लग रहा है 180 से 30 सेकेंड अधिक। इनकी बीना के लिए समय कितना हो जाएगा, बीना के लिए जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 180 प्लस का 30 यानी कि 210 सेकेंड। ठीक है, और इसके लिए दूरी कितना हो जाएगा, इसके लिए जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा कितना मीटर आगे है, वो 18 मीटर आगे निकल जाती है। क्योंकि इसके लिए जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा 200 माइनस का 18 यानी कि हो जाएगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 182 मीटर का। ठीक है, तो ऐसे चाल निकाल देंगे कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय, यानी कि 182 और बट्टे में हो जाएगा 210, क्योंकि टाइम है 210 सेकेंड। तो यह आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन हमको ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। जैसे गुना करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये दोस्तों हो जाएगा ये 6×3 18 और ये 3 7 21 और ये 3 दूनी 6 और ये 35 दूनी 70। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 182 इंटू का 3 और बटे में हो जाएगा 35 पाँचे 5 25 के 5 हासिल 2 25 15 2 17 की 175। ये दोस्तों कट जाएगा लगभग में, ये कट जाएगा 175 इंटू 1 यानी कि 175 तो कितना बचा, ये बचा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 70 यानी कि 0। यहाँ से लगभग का हमारा माना जाएगा वो हो जाएगा 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा। 3.12 किलोमीटर प्रति घंटा जो आ गया वो आ गया बिना की चाल, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सरल करें। यहाँ से दिया 0.83 0.83, फिर दिया प्लस का 44.4 कि 44.4, इसको 0 कर देते हैं। फिर आगे दिया है 4.44, फिर दिया 4.604, तो सबको 0 बैठा के आगे बढ़ा देंगे। और फिर दिया है 43 यानी कि 43, यहाँ से ये हो जाएगा दोस्तों 4 और ये 4 और 3 7, ये हो जाएगा 8 4 12 12 4 16 16 6 22 के 2 हासिल 2 और ये 3 और 2 5 5 4 9 9 4 13 13 और 4 17, 17 के साथ हासिल 1 4 4 8 और 1 9 97.274। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे से 52 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 और 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो पहले इन संख्याओं में से हम लोग शेषफल को घटा लेंगे और जो संख्या आएगा उसको हम लोग एचसीएफ ज्ञात कर देंगे, क्योंकि यहाँ से दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ, और यहीं से दिया छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पर निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ से दिया है संख्या 55, फिर दिया है 72 और दिया है 123, और इसमें से जो शेषफल बच जा रहा है वो बच जा रहा है 3, फिर बच जा रहा है 7 और फिर बच जा रहा है 6। जैसे वो संख्या हो जाएगा एक्चुअली में वो हो जाएगा 52 और ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 13 यानी कि 117। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे ये हो जाएगा 13 इंटू का 4 और इसको अगर तोड़ेंगे तो होगा 13 इंटू का 5 13 5 65 और ये हो जाएगा 13 इंटू का 9 13 9 17 से। तो जो एसीएफ होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनकी बड़ी से बड़ी संख्या को कॉमन करना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सा कॉमन है, वो है इसमें 13, इसमें भी है 13 और इसमें भी है 13, यानी कि यहाँ से एसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो बड़ी से बड़ी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, जिसमें कि दिया है त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये दिया है 12 सेंटीमीटर, और दो भुजाओं का अंतर जो दिया है कि इसको मान लेते कि ए है और ये बी, और इन दोनों भुजाओं का अंतर जो दिया है वह दिया है 6 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का जो ट्रिपलेट होता है वो होता है 3 4 5। जैसे आधार दिया है 12 सेंटीमीटर, किसको करना पड़ेगा, अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 12, और इसको 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 9, और इसको 3 गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 5 15, और दोनों भुजाओं का अंतर अगर देखते हैं ये कितना हो जाएगा, 15 में से 9 हो जाएगा यानी कि 6, एक तो जो ट्रिपलेट हो जाएगा वो हो जाएगा 9 12 15, यानी कि ए का जगह पर आ जाएगा 9 और बी के जगह पर आ जाएगा
15। तो परिमाप पूछा है तो परिमाप ज्ञात कर लेंगे कि परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, यानी हो जाएगा 9 प्लस का 15 प्लस का 12, ये हो जाएगा 12 9 21, 21 से 5 26, 26 और 10 36, इसका परिमाप आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ मान लीजिए कि दो संख्या जो है वो 3x और 2x है, क्योंकि पहली संख्या जो है वो है 3x और दूसरी संख्या जो है वो है 2x। तब इसमें पहली संख्या में से अगर 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में से 6 घटाया जाता है, इसका अनुपात जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 5:4, यानी कि 3x माइनस 8 और बट्टे में 2x माइनस 6, ये मान दिया है 5:4, यानी कि 5/4। ऐसे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस का 8 चौके 32 बराबर में 5 दूनी 10x माइनस का 30। ठीक है, तो इस 10x को इधर कर लाएंगे और माइनस 32 को इधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 12x माइनस का 10x यानी कि 2x, और ये हो जाएगा माइनस का 30 और ये हो जाएगा उधर प्लस का 32 यानी कि 2। यहाँ से x का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना माने, हमारे 3x और 2x। यहाँ से संख्याएं जो हो जाएंगी वो हो जाएंगी 3x यानी कि 3 और 2x यानी कि 2, इनकी वो संख्या जो है वो 3 और 2 है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्या a और b एक तीसरी संख्या से 15% और 32% कम है, तो संख्या b संख्या a से कितना प्रतिशत कम है। तो दोस्तों मान लीजिए संख्या c जो है वो है 100। ठीक है, यहाँ से a और b कितना हो जाएगा, a जो है वो c से 15% कम है, यानी कि 100 से 15% कम है। ये कितना है, a जो है वो है 85 और b जो है वो संख्या c से कितना कम है, तो वो कम है 32%। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 और 8 40 और 60 100 यानी कि 68। तो पूछा गया है कि संख्या b जो है वो संख्या a से कितना प्रतिशत कम है, कि संख्या b जो है वो संख्या a से कितना परसेंट कम है। ये कितना कम है, ये जो कम है 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा 1, इनकी 17 कम है। और कितना से कम है, तो 85 से कम है, इनकी बट्टे में हो जाएगा 85 इंटू का 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है। दस हो जाएगा प्रतिशत कमी बराबर में 17 पाँचे 85 और ये 20 पाँचे 100, इनकी संख्या b जो है वो संख्या a से 20% कम है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 1785 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 15% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों पहले यहाँ से हम लोग क्रयमूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि क्रयमूल्य बराबर में हो जाएगा कितना बेचा जा रहा है, वो बेचा जा रहा है 1785 रुपये में। तो कितने परसेंट की हानि होती है, वो होती है 15% की, यानी कि यहाँ से क्रयमूल्य जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य से बड़ा हो जा रहा है, क्योंकि जब बड़ा रहेगा क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य छोटा रहेगा तभी इसको हानि होगा। तो हानि हो रहा है 15% की, यहाँ से क्रयमूल्य बराबर हो जाएगा 100 और बट्टे में हानि 15%, 100 माइनस 15 यानी कि हो जाएगा 85। ठीक है, एक हो जाएगा 17 5 85 और ये 17 कम 17 और 17 5 85 और ये कट जाएगा 5 दून 10 और 5 से कम 5, यानी कि यहाँ से क्रयमूल्य जो आ गया वो आ गया 2100। तो बोला है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 2100 इंटू का उसको लाभ प्राप्त करना है 15% का, यानी कि विक्रय मूल्य बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा ये 115 और बटे में हो जाएगा 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, यहाँ से एसपी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21 5 105, यानी कि यहाँ से 5 हासिल 10 और 21 से कम 21, 21 से 10 31, 31 के 1 हासिल 3 और 21 से कम 21, 21 से 3 24, यानी कि 2415 उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 से 2019 तक के लिए 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े लाख टन में दर्शाए गए हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करे और प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ से दिया 21 नंबर में 2015 से 2019 तक गेहूं के कुल उत्पादन में
किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा है। जैसे ए राज्य का देखते हैं तो ए राज्य में कितना है टोटल, ए राज्य में जो है वह टोटल है 8, फिर है 10, फिर 9 और फिर 11, फिर है 11। तो जो 11 11 में 22, 22 और 9 31, 31 10 41, 41 और 8 49, यानी कि ए का जो उत्पादन है वो है 49 का। और बी का अगर देखते हैं तो बी का कितना है 11, 12, 10, 9, 8, ये हो जाएगा 11 और 12, ये हो जाएगा 23, 23 और 10 33, 33 और 9 42, 42 और 8 50, क्योंकि बी का जो है वो है 50। और सी का अगर देखते हैं तो सी का कितना है, सी का है 12, 13, 14, 11, 14, 14 14 28, 28 और 14 42, 42 और 10 52, 52 और 2 54, 54 और 10 64, यानी हो जाएगा सी का 64। और डी का देखते हैं तो डी का कितना है, यह 6, 8, 8, 9, 7, 6, 8, 14, 14 और 8 22, 22 9 31, 31 और 7 38, किसका है 38। और अगर ई का देखते हैं तो ई के कितना है 18, 17, 15, 16 और 14 है, क्योंकि ई का तो ज़्यादा आ जाएगा। सबसे योगदान किसका कम है, तो सबसे योगदान जो है 2015 से 2019 तक वो राज्य डी का योगदान कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी सही उत्तर। ये हो गया 31 का। और 32 का अगर देखते हैं तो 32 का कितना है, 32 में बोल रहा है कि वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान है। तो सभी 5 राज्यों का निकाल देते हैं। तो सभी 5 राज्यों में 2015 कितना है, ए में है 8, बी में है 11, सी में है 12, डी में है 6 और ई में है 18। 3 सभी का जोड़ करते हैं तो हो जाएगा 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 1 31, 31 और 6 37, 37 और 8 45, 45 और 10 55, ये हो जाएगा 55। और इसका अगर एक चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 2, ये 8 3 का 24, 1 इनकी 18.33, यानी कि 18 समथिंग। तो किसका है जो 18 के नजदीक है वह जो है वह ई का है, यानी कि राज्य ई का योगदान जो है वह 1/3 के बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिया गया पाई चार्ट एक कस्बे की जनसंख्या दर्शाता है। मेल है 70 डिग्री, बॉयज है 70 डिग्री और गर्ल्स है 130 डिग्री, फिर एनिमल्स है 30 डिग्री और फीमेल है 60 डिग्री। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 7,20,000 है तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी, एनिमल्स की संख्या कितनी है। तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं तो टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री, क्योंकि 70 70 140, 140 और 130 ये हो जाएगा 270 डिग्री। 270 और 30 यानी कि 300, 300 प्लस 60 यानी 360। यहाँ से 360 डिग्री का जो मान दिया है वह दिया है 7,20,000। ठीक है, ये कर जाएगा दोस्तों 2 बार में, ये 1 से 1 कैंसिल आउट और ये 36 दूनी 72, देखिए 1 बराबर में आ गया 2000। तब पूछा है एनिमल्स का, एनिमल्स का कितना डिग्री है वह है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा 2000 इंटू का 30, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 ठो 0, यानी कि 60,000 हो जाएगा एनिमल्स की संख्या। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है वही दोस्तों सवाल है 31-32 वाला। इसमें दिया है आपकी बार, किस राज्य में वर्ष 2015 से 2017 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई है। तो 2015 से 2017 तक, यहाँ से अगर देखते हैं राज्य ए में, तो राज्य ए में 2015 में 8, 16 में 10 और 17 में है 9, क्योंकि 8 से 10 हो रहा है, फिर 10 ले 9 हो जा रहा है, यहाँ से कमी हो जा रहा है 2017 तक। और राज्य बी में देखते हैं तो राज्य बी में 11, 12, 10, यानी कि इसमें भी कमी हो जा रहा है लास्ट में जाते जाते। और राज्य सी में देखते हैं तो राज्य सी में 12, 13, 14, यानी कि इसमें जो है 12 से 13 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, यानी कि इसमें नियत वृद्धि हो रहा है। और राज्य डी में देखते हैं तो राज्य डी में 6, 8, 8, यानी 6 से तो 8 हो रहा है, लेकिन 8 से 8 यानी कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, तो राज्य डी भी नहीं होगा। और राज्य ई में देखते हैं तो राज्य ई में 18, 17 और 15, 18 से 17, 17 से 15, क्योंकि इसमें तो कमी आ जा रहा है, क्योंकि राज्य सी में नियत वृद्धि हो जा रहा है। क्योंकि ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों आपके लिए बहुत हमको मेहनत करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको हमारा मेहनत और हमारा पढ़ाई हुआ तरीका आपका अच्छा लगता हो तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।